हेलो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, आज की क्लास हम स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे द्वारा आज जो ये बात बताई जा रही है अपने घर वालों से शेयर करें। बहुत ही अच्छी बात है जो आपको अपने जीवन में ढालनी चाहिए। एक बार क्या होता है कि दो दोस्त होते हैं। एक दोस्त की उम्र 9 साल होती है और दूसरे दोस्त की उम्र 12 साल होती है। दोनों अपने घर वालों को बिना बताए जंगल में घूमने के लिए चले जाते हैं। कुछ समय खेलने के बाद जो 12 साल का लड़का होता है वो एक कुएं में गिर जाता है। वहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं होता है। जो 9 साल का लड़का होता है वो सोचता है कि मेरे इस दोस्त की जान कैसे बचाई जाए। वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाता है, लेकिन वहाँ पे उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं मिलता है। कुछ समय के बाद वो देखता है कि एक पेड़ के पास एक रस्सी पड़ी हुई है। वो वहाँ से उस रस्सी को उठा के लेके आता है और उस रस्सी को कुएं में डालकर उस रस्सी के सहारे अपने दोस्त को वहाँ से बाहर निकाल लेता है। जब वो वहाँ से अपने घर पे पहुँचते हैं तो उस घटना के बारे में अपने घर वालों को बताते हैं, लेकिन उनकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता है। जाहिर सी बात है, विश्वास करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक 9 साल का बच्चा एक 12 साल के बच्चे को कैसे बचा सकता है? वो तो उससे छोटा है। लेकिन जब ये बात एक बुजुर्ग को पता चलती है तो वो उनकी बातों पर विश्वास कर लेता है। जब उस बुजुर्ग को उन बच्चों के घर वालों के सामने लाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि आपने इन बच्चों की बातों पर विश्वास कैसे कर लिया? क्या एक 9 साल का बच्चा 12 साल के बच्चे को कुएं से बाहर निकाल सकता है? तो बुजुर्ग ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। उसने कहा कि जब ये दोनों बच्चे जंगल में थे और जब ये 12 साल का लड़का कुएं में गिरा तो जो 9 साल का बच्चा था ये अपने दोस्त को बचाने के लिए आवाज़ लगाई इसने, लेकिन वहाँ पे इसकी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं था। और उस जंगल में इस 9 साल के बच्चे को कोई ये कहने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता है। कहने का मतलब ये है बच्चों, आजकल यदि बच्चा कहता है कि मैं बड़ा होके डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, सीए बनूंगा, तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि उस बच्चे के माइंड में पहले ही नेगेटिविटी डाल देते हैं। उसको बोलते हैं कि तू ये कर ही नहीं सकता है। इसलिए मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका जो बच्चा है, जिसमें रुचि लेता है, जो कार्य वो करना चाहता है, उसको सपोर्ट कीजिए। हो सकता है कि कई बार बड़े गलत हो जाते हैं, छोटे सही होते हैं। तो बच्चों, आज से हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है। जो आज मैंने ये स्टोरी बताई है, इससे शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी कठिनाइयों से नहीं घबराना चाहिए। जो हमारा टारगेट है, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा फोकस केवल हमारे लक्ष्य पर होना चाहिए कि हमें करना क्या है। बच्चों, पिछली क्लास में हमने हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित 7 सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था। आज हम चर्चा करेंगे 2 सिद्धांतों पर। एक है केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीयकरण और दूसरा है सोपान श्रृंखला। प्यारे बच्चों, पूरे सिद्धांतों में जो सोपान श्रृंखला जो सिद्धांत है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको अच्छे से आपको समझना है। लेकिन इससे पहले हम केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीयकरण के बारे में बात करते हैं। हेनरी फेयोल कहता है कि किसी भी कंपनी या संस्था में केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीयकरण अपनाने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि किसी कंपनी या संस्था का आकार कैसा है, अर्थात केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीयकरण में से किसको अपनाना है, ये व्यवसाय के आकार पर निर्भर करता है। यदि व्यवसाय का आकार छोटा है तो वहाँ पे पूर्णतः केंद्रीयकरण होना चाहिए। यहाँ पे केंद्रीयकरण का मीन्स ये है कि संपूर्ण निर्णय लेने के अधिकार स्वयं के पास होना।
अर्थात जहां पे व्यवसाय का आकार छोटा होता है, प्रबंधक संपूर्ण निर्णय लेने के अधिकार स्वयं के पास रखता है। उसके बाद बात करते हैं विकेंद्रीकरण की। हेनरी फेयोल कहता है यदि व्यवसाय का आकार बड़ा है तो वहां पे विकेंद्रीकरण होना चाहिए, अर्थात दैनिक निर्णय, जो रोज के जो निर्णय होते हैं, वो निर्णय लेने के अधिकार प्रबंधक को अधीनस्थों को सौंपने चाहिए और जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने के अधिकार होते हैं वो प्रबंधक को स्वयं के पास रखने चाहिए। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीकरण। हेनरी फेयोल कहता है कि केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीकरण में से किसको अपनाना है, ये व्यवसाय के आकार पर निर्भर करता है। यदि व्यवसाय का आकार छोटा है तो वहां पे पूर्णतः केंद्रीयकरण होना चाहिए, और यदि व्यवसाय का आकार बड़ा है तो वहां पे विकेंद्रीकरण होना चाहिए, अर्थात दैनिक निर्णय लेने के अधिकार प्रबंधक को अधीनस्थों को सौंपने चाहिए और जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने के अधिकार होते हैं वो प्रबंधक को स्वयं के पास रखने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं सोपान श्रृंखला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से समझना। सोपान श्रृंखला क्या होता है, इसको ध्यान से समझना। सोपान श्रृंखला एक औपचारिक रेखा है जो उच्चतम अधिकारी से निम्नतम अधिकारी की ओर एक सीधी रेखा में चलती है। देखिए इधर, मान लीजिए आई कर्मचारी डी कर्मचारी से मिलना चाहता है, या आई कर्मचारी डी कर्मचारी को कोई सूचना भेजना चाहता है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलना है बच्चों। सोपान श्रृंखला सिद्धांत कहता है कि सोपान श्रृंखला एक औपचारिक रेखा है जो उच्चतम अधिकारी से, आई से उच्चतम कौन, एच, एच से उच्चतम जी, जी से उच्चतम ए, ऐसे होते हुए सूचना डी तक पहुंचेगी। डेफिनेशन को समझो। सोपान श्रृंखला एक औपचारिक रेखा है जो उच्चतम अधिकारी से निम्नतम अधिकारी की ओर एक सीधी रेखा में चलती है। यदि बच्चों आई कर्मचारी डी कर्मचारी को कोई सूचना भेजना चाहता है, वो सोपान श्रृंखला सिद्धांत के अकॉर्डिंग, तो आई कर्मचारी को पहले एच कर्मचारी के पास जाना पड़ेगा, एच कर्मचारी से जी कर्मचारी के पास, जी से ए के पास, ए से बी के पास, बी से सी के पास और सी से डी के पास। ऐसा करने में बच्चों बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन हेनरी फेयोल कहता है कि यदि सोपान श्रृंखला सिद्धांत का पालन किया जाता है तो श्रृंखला में किसी भी पद को अनदेखा नहीं करना है, अर्थात उसका प्रभावपूर्ण तरीके से प्रयोग करना है। लेकिन आपातकालीन स्थिति में यदि दो कर्मचारी जो समान स्तर पे कार्य करते हैं, यदि वो संपर्क स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए हेनरी फेयोल ने एक अपवाद तैयार किया जिसे समतल संपर्क नाम दिया गया, या उसे हम फेयोल ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है, यदि दो समान स्तर के कर्मचारी, यहाँ पे आई कर्मचारी डी कर्मचारी को सूचना भेजना चाहता है, ये दोनों कर्मचारी समान स्तर के कर्मचारी हैं। यदि आई कर्मचारी डी कर्मचारी को सूचना भेजना चाहता है समतल संपर्क के अकॉर्डिंग, तो वो कैसे भेजेगा। देखिए, आई कर्मचारी को सूचना भेजनी है डी कर्मचारी को, वो उसको डायरेक्ट सूचना भेज सकता है, लेकिन इस अपवाद की एक शर्त होती है। हेनरी फेयोल कहता है कि जो व्यक्ति या जो कर्मचारी सूचना भेज रहा है वो उसके निकटतम अधिकारी से सबसे पहले परमिशन लेगा। जो आई कर्मचारी है इसका निकटतम कौन है, एच कर्मचारी। जो डी कर्मचारी है इसका निकटतम कौन है, सी कर्मचारी। अर्थात आई कर्मचारी को एच कर्मचारी से और डी कर्मचारी को सी कर्मचारी से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। उसके पश्चात इन दोनों के बीच में जो भी वार्तालाप हुई है उस वार्तालाप का विवरण भी इन दोनों कर्मचारियों को देना पड़ेगा। इस स्थिति में जो आई कर्मचारी है वो डी कर्मचारी से सीधा संपर्क स्थापित कर सकता है। अब मैंने आपको एक बात बताई बच्चों, आपको इसको समझना है।
सोपान श्रृंखला क्या होती है और समतल संपर्क, इन दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर क्या है कि सोपान श्रृंखला में तो सूचना भेजते समय किसी भी पद को अनदेखा नहीं किया जाता है, अर्थात जितने भी पद बीच में आते हैं उन सभी पदों से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन हेनरी फेयोल का जो अपवाद है उसके अकॉर्डिंग यदि आई कर्मचारी डी कर्मचारी से संपर्क स्थापित करना चाहता है तो वो डायरेक्ट संपर्क स्थापित कर सकता है, लेकिन उसके लिए जो दोनों कर्मचारी हैं जो आपस में संपर्क स्थापित करना चाहते हैं वो उनके निकटतम अधिकारियों से परमिशन लेंगे और परमिशन लेने के बाद उन दोनों के बीच में जो भी वार्तालाप हुई है उस वार्तालाप का विवरण भी अपने निकटतम अधिकारियों को देना पड़ेगा। तो बच्चों, आशा करता हूं कि आपको ये दोनों सिद्धांत अच्छे से समझ में आए होंगे और जो बचे हुए सिद्धांत हैं वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।